AIB 19 अपने पास मार्क्स दोबारा चेक कर लें कि आप पास है कि नहीं है। जो OMR शीट है उसको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस को अगर डिलीट किया जाता है तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मेरे साथ लास्ट तक बने रहो आप। देखो इसमें क्या है कि AIB के जो क्वेश्चंस हैं अगर वो डिलीट होते हैं तो कट ऑफ जो है उस वर्ष के प्रश्न पत्र अन्य कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। वो अन्य चीजों के ऊपर निर्भर करती है कि यदि कुछ प्रश्न गलत पाए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो आमतौर पर कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो उनकी गणना किस प्रकार होती है, जो कट ऑफ होती है वो किस तरह से की जाएगी। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम जो AIB 18 का एग्जाम था उसमें अप्रोक्सीमेटली 7-8 या 10 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था, तो कट ऑफ उस वक्त क्या रही थी। और इस बार का जो है मैंने जो नोटिस किया है 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो इस बार ऑब्जेक्शन रेज हो सकती है जिन क्वेश्चंस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर 5 क्वेश्चंस को ही अगर हटाया जाता है तो क्या कट ऑफ रहेगी। यदि कोई प्रश्न हटा दिया गया है उसे स्कोरिंग से बाहर कर दिया जाता है, कुल अंकों की संख्या घट जाती है। उदाहरण के लिए अगर 100 प्रश्न थे और 2 प्रश्न हटाए गए तो कट ऑफ अब 98 प्रश्नों में से निकाली जाएगी, ठीक है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जर्नल कास्ट की जो लोग हैं उनको मिनिमम 45% चाहिए और जो दूसरी कैटेगरी है उनको 40% की अप्रोक्सीमेटली पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर किसी प्रश्न को हटाया गया है तो अधिकांश समय उन प्रश्नों को सभी उम्मीदवारों के लिए सही माना जाता है। इसका मतलब आपके स्कोर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका रहता है। देखो अगर तो 100 क्वेश्चंस होते थे, 100 क्वेश्चन के हिसाब से 45%, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, तभी हमें पासिंग मार्क्स हमें काउंट होते हैं कि और हम पास कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 में से 5 क्वेश्चंस को भी डिलीट कर दिया गया है, इसका मतलब अब आपके 95 क्वेश्चन सही माने जाएंगे। मतलब 95 में से 45%, 95 का 45% जो बनेगा उसके हिसाब से आपकी जो वो होगी कैलकुलेट की जाएगी, जो बनती है अप्रोक्सीमेटली 42.75, अप्रोक्सीमेटली 43। मतलब अगर आपके 43 नंबर होंगे तो आप पास माने जाओगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर 95 नंबर है तो उसमें से 45% की जो मिनिमम पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया वो भी कम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो कम हो। आपका जो क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो तो एज इट इज रहता है, वो है 45%, वो 45% ही रहता है। अगर वो क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद BCI को लगता है कि वो क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है, तो भी जितने भी क्वेश्चन सही बचते हैं उसका 45% ही BCI निकाल के आपके लिए पासिंग मार्क्स रख देती है। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 में से अगर 5 क्वेश्चन गलत थे और 95 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल BCI की तरफ से सही कंसीडर किए जाते हैं, तो 95 का ही 45% कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो कट ऑफ है 45% से 43% पे आ जाएगी या 42% पे आ जाएगी या 40% पे आ जाएगी या 38% पे आ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। 45% जो क्राइटेरिया है दैट इज फिक्स फॉर द जनरल कैटेगरी, और OBC एंड SC ST के लिए 40% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जितने भी क्वेश्चन सही कंसीडर किए जाएंगे BCI की तरफ से उन क्वेश्चंस को लेकर उसका 45% या 40% ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो OBC वाले बच्चे हैं फॉर एग्जांपल अगर उनका 95% क्वेश्चंस के हिसाब से अगर 40% निकालना होगा तो अप्रोक्सीमेटली उनके 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब उनकी कट ऑफ बनेगी। ये तो आप ये मत सोच लेना कि अगर भी 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है या 8 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है तो हमारी 45% से कम हो जाएगी या 40% से कम हो जाएगी, वो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अब आप क्या करो, जो ऑब्जेक्शन वाली विंडो है उस पे जाके आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपने कितने क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन किया है। आप एक बार विंडो पे जाके उस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो
कि कितने ऑब्जेक्शंस को आपने रेज किया है। वो जर्नली अगर आप सोचते हो कि सच में ये 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप दोबारा से क्रॉस चेक कर लो कि आपका 45% के हिसाब से या 40% के हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए आप मेरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल को क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें उन बच्चों के लिए भी वीडियोस हैं जो एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और डिसहार्टन फील करते हैं कि भाई अब हम करें तो क्या करें, हमारा एआईबी 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया है, अब हमें और आगे क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देख रही थी मैं, जिसमें बहुत ही इमोशनल एक बच्चे ने बात लिखी हुई थी कि मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं एआईबी के एग्जाम के लिए बार-बार फीस जमा नहीं करवा सकता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा 3 या 4 में भी अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, ये एक ऐसी बात थी जो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली बात थी। तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो जी जान से अपनी एआईबी की तैयारी करें अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लिटिगेशन में ही जाना है। अगर लिटिगेशन ही आपका सिर्फ एक प्राइमरी फैक्टर है कि भाई मुझे लिटिगेशन के सिवाय कोई काम नहीं करना, तो भाई अगर एआईबी का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, पूरा साल लग जाए आपको, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई। पर सीधी बात है, अगर आपके पास अच्छे मेंटर्स नहीं हैं तो बहुत सारी चीजों को आप स्किप करते हैं। ये मैंने पर्सनली खुद भी ऑब्जर्व किया है। मुझे कुछ अच्छे मेंटर्स की हेल्प की जरूरत पड़ी, मैंने उनसे बात की, जबकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी एलएलबी में, उसके बावजूद हमें एआईबी के एग्जाम के लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ी जिन्होंने हमें अच्छा गाइडेंस दिया और उसके बाद हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। वैसे ही अगर आपके पास अच्छे मेंटर्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, आप अच्छे गाइडेंस देने वाले लोग नहीं हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर आपके पास अच्छा कोर्स अवेलेबल नहीं है। आपको जो इसकी जो बारीकियां हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, अगर वो आप अच्छे से नहीं समझते हो, तो भी पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। आपने इस बार देखा होगा एआईबी 19 का एग्जाम जो आया है, मोस्टली इलस्ट्रेशन बेस्ड आया है और ऐसे-ऐसे बेयरएक्स में से पूछ लिया गया है जो हमारे पास सब्जेक्ट जो लिस्ट आती है, सिलेबस लिस्ट आती है एआईबी की तरफ से, उसमें वो थे ही नहीं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की बात करूं, अगर 2 क्वेश्चन और थे जो वो भी अलग किसी बेयर एक्ट में से आए हुए थे जो हमारे लिस्ट में नहीं शामिल थे। तो उन चीजों को भी कैसे हैंडल करना है ना, वो भी हैंडल होते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजी थी कि अगर कुछ ऐसे बेयर एक्ट में से क्वेश्चंस आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजों को आपको कोई अच्छा मेंटर ही सिखा पाएगा। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं ना, इसके रिगार्डिंग मैंने कोर्सेज बनाने शुरू किए हैं। देखो भाई, अगर 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट कर चुके हो या बिल्कुल नए बच्चे हो जिन्होंने बेयर एक्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया है, 3 जो नए लॉज आए हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जो बच्चे 2023 में पास आउट हुए हैं उन लोगों ने वो 3 नए लॉज टीचर्स के थ्रू नहीं पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा ना। या तो बहुत हैवी फीस दीजिए, आप जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं मानती हूँ, पर सीधी बात है कि भाई देखो बहुत हैवी उनके प्राइसेस रहते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हम आपको सारे कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे बेयर एक्ट हैं जिसमें जो यूट्यूब पे जर्नली अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छे से इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, या अगर कंटेंट मिलता भी है तो वो पेड कंटेंट मिलता है, वो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारा कंटेंट परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। और अगर आप 1 टू 1 अपने लिए वो चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बैच में कोई और बच्चा बिल्कुल ना हो, 100% मेरे को ही अटेंडेंस मिले, मेरे को ही समझाया जाए, तो इसके लिए भी प्रोविजंस अवेलेबल हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बाकी अगर कोई भी और आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।